सलामकुम। आई एम एडवोकेट नाज़म बड़ाइच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपना दूसरा एक्ट द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें जो है आज हम पार्ट वन इसका प्रीलिमिनरी देखेंगे, जिसमें हम ये एक्ट क्या है, क्यों बनाया गया, और इसमें जो है वो डेफिनेशंस जो हैं, जो एमसीक्यूज या ओवरऑल भी जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम जो है ये चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्कोप ये है कि ये एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है कि प्राइवेट लैंड जो आम लोगों की ओनरशिप में कोई ज़मीन है, अगर हुकूमत को पब्लिक पर्पस के लिए वो चाहिए तो वो गवर्नमेंट उसको किस तरह से एक्वायर करेगी। ठीक है। मीन्स कि इस सारे का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कि रोड्स बनाने हैं या रेलवे के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी करना है, तो उन सूरतों में जो है वो गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, किसी रोड को एक्सटेंड करना होगा, कोई नया रोड बनाना होगा, तो जाहिर सी बात है वो किसी की ज़मीन से गुजरेगा। तो उस ज़मीन को किस तरह से गवर्नमेंट ने हासिल करना है, ये सारा कुछ जो है वो इस एक्ट में बताया गया है। ये एक्ट पूरे पाकिस्तान में लागू होता है, और जो ज़मीन है वो टेम्परेरी भी एक्वायर की जा सकती है और परमानेंटली भी एक्वायर की जा सकती है। उसके बाद पर्पस इसका ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद टू अनेबल कंपनीज टू एक्वायर लैंड फॉर इंडस्ट्री और हाउसिंग प्रोजेक्ट, कि कंपनीज जो हैं उनके लिए ज़मीन को एक्वायर करना कि वो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं या हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो लगाएं। टू इंश्योर फेयर कंपटीशन, फेयर कंपनसेशन टू लैंड ओनर्स, के एक फेयर कंपनसेशन दी जाए लैंड ओनर्स को। टू एस्टेब्लिश ए क्लियर लीगल प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि क्लियर लीगल प्रोसीजर बताया जाए कि वो किस तरह से एक्वायर की जाएगी, और अगर उसको एक्वायर करते हुए कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये सब कुछ जो है ये इस एक्ट में बताया जाएगा। अब बकायदा इस एक्ट को शुरू करते हैं। तो इसमें सेक्शन वन, हमेशा आपको पता है कि जो भी कोई एक्ट होता है उसका सेक्शन वन जो है वो उसका शॉर्ट टाइटल क्या है और ये कब से लागू होगा वो सब भी बताते हैं। तो इसका नाम लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है। ये एक्सटेंड है पूरे पाकिस्तान पे, ये लागू होता है। ये जो है ये पास हुआ 2 फेब 1894 को, और ये इन्फोर्स हुआ 1 मार्च 1984 को। सेक्शन टू रिपील हो चुका है। सेक्शन थ्री डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन है जी लैंड क्या है। तो लैंड वो जमीन तो है ही है, उसके अलावा और क्या क्या है, कि जितने भी उस जमीन से बेनिफिट्स निकल रहे हैं, जितने भी फायदे निकल रहे हैं उस जमीन से, वो भी लैंड में शामिल है। उसके बाद उस जमीन पे जो जो चीजें अटैच हैं वो भी लैंड में शामिल है, और जो चीजें परमानेंटली अटैच हैं वो भी जो है वो उसमें शामिल है। फॉर एग्जांपल, किसी जमीन पे जो है वो कुछ दरख्त लगे हैं, फलदार दरख्त लगे हैं, तो वो दरख्त भी जो है वो लैंड की डेफिनेशन में आएंगे, और उन पे लगा हुआ फल भी जो है वो भी लैंड की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट है जी पर्सन इंटरेस्टेड। पर्सन इंटरेस्टेड में वो तमाम बंदे शामिल हैं जो, जब जमीन उनसे ली जाएगी जी, तो जो जो बंदा क्लेम करेगा कंपनसेशन गवर्नमेंट से, वो सारे बंदे जो हैं वो पर्सन इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड्स पर्सन हुज राइट ऑफ ईजमेंट आर अफेक्टेड। राइट ऑफ ईजमेंट होता है कि किसी बंदे का गुजरने का जो रास्ता होता है उसको, मीन्स के किसी बंदे के अगर जमीन आ गया तो उसने किसी दूसरे की जमीन से अगर गुजर के जाना होता है वहां तक,
तो वो उसका ईजमेंट का राइट है उस बंदे की जमीन पर। तो अगर किसी बंदे का वो भी अफेक्ट होता है तो वो भी जो है वो पर्सन इंटरेस्टेड में आएगा। उसके बाद कलेक्टर। कलेक्टर का वही मतलब है जो हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट में नहीं पढ़ा था, वो जो है वो कलेक्टर की डेफिनेशन में आता है। एन आर एन ऑफिसर स्पेशली अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर, या कोई भी स्पेशल ऑफिसर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर अपॉइंट करेगा वो भी कलेक्टर होगा। कमिश्नर कमिश्नर भी वही होगा एक डिवीजन का, जैसा कि हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में पढ़ा था। और इसमें वो कहता है इंक्लूडिंग एडिशनल कमिश्नर भी, वहां पे भी एडिशनल कमिश्नर्स थे, यहाँ पे भी एडिशनल कमिश्नर की बात कर रहे हैं कि कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ये दोनों कमिश्नर की डेफिनेशन में इंक्लूड है। नेक्स्ट है जी कोर्ट, रेफर्स टू द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ रीजनल जुरिस्डिक्शन। एक तो वो कहता है कि कोर्ट तो रेफर करता है जो एक सिविल कोर्ट है जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसके पास डायरेक्ट केस जो है वो आप दायर कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स एनी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है पहली चीज। दूसरी, एनी सिविल जज whom the provincial government may appoint to perform the functions of the court under this act within a specific area। कि एक तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरा कोई भी सिविल जज जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करे कि वो फंक्शंस परफॉर्म करे कोर्ट के अंडर दिस एक्ट विद इन स्पेसिफिक एरिया, किसी खास एरिया के अंदर। ठीक है, आगे वो एक प्रोवाइजो देता है, एक एक्सेप्शन देता है इन केस ऑफ सिविल जज। अगर कोई सिविल जज है, सच फंक्शन शैल ओनली बी एक्सरसाइज्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज प्रिक्योनरी जुरिस्डिक्शन। या अगर तो वो सिविल जज है, ऊपर बी में हमने पढ़ा कि एक सिविल जज जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, अब उसी के हवाले से एक प्रोवाइजो देता है कि अगर वो सिविल जज है तो वो सिर्फ वो जो अपने फंक्शंस हैं वो अपनी प्रिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के अंदर अंदर ही परफॉर्म करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। कंपनी कंपनी की डेफिनेशन वो कहता है कि a company registered under Companies Ordinance 1984 और the English Companies Act 1862 to 1890, कि इनके अंदर जो जो कंपनी की डेफिनेशन दी गई है, सॉरी इन एक्ट्स के मुताबिक जो कंपनीज रजिस्टर हुई हैं, एक तो वो कंपनीज कहलाएंगी, दूसरा वो कंपनीज जो किसी यूके की पार्लियामेंट के किसी एक्ट की वजह से बनी है, एक तो वो, दूसरा पाकिस्तान के किसी लॉ के अकॉर्डिंगली वो कंपनीज एस्टेब्लिश हुई हैं, तीसरा रॉयल चार्टर के जरिए हुई हैं, तीसरा लेटर पेटेंट। लेटर पेटेंट क्या है कि क्राउन जो है वो थ्रू ए सर्टिफिकेट कोई भी जो है वो कंपनी बना सकता था, कोई भी जो है वो डिपार्टमेंट बना सकता था। तो उसमें एग्जांपल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है, ये भी एक लेटर पेटेंट के थ्रू आई थिंक बनी थी। नेक्स्ट है इसमें और क्या क्या इंक्लूड है, आ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कि एक सोसाइटी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के में बनी, उसके अंडर बनी। उसके अलावा जो है जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंडर बनी, ये भी कंपनीज की डेफिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट है जी पब्लिक पर्पस, के देहातों के लिए जगह की फराहमी इन अजला में जहाँ पे सूबाई हुकूमत जो है वो ऑफिशियल गजट में उसने ये ऐलान कर दिया हुआ है कि हुकूमत जो है वो ऐसी जगह की फराहमी का रवाज है कि इस तरह की जो ज़मीन है, हुकूमत ने ये ऑफिशियल ऑफिशियल गैजेट में ये अनाउंस कर दिया है कि इस तरह की जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट अक्सर लेती है, एक रवाज है कि इस तरह की ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट को फराहम की जाती है। नेक्स्ट है जी फॉलोइंग पर्सन्स शैल बी डीम्ड इंटाइटल टू एक्ट मींस के एक्ट करने के, काम करने के हकदार हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि एक मैरिड वुमन जो है वो इंटाइटल्ड है एक्ट करने की
उसी तरह जिस तरह अगर वो अनमैरिड होती तो जो है वो इंटाइटल्ड होती, इसी तरह वो मैरिड वुमेन भी जो है वो इंटाइटल्ड है। दूसरा, किसी बच्चे का गार्डियन या अगर पागल है या वो जो है उसका दिमागी वाजन ठीक नहीं है, तो उसका जो गार्डियन होगा, उसका जो मैनेजर होगा, जो उसको सारा मैनेज कर रहा होगा, वो भी इंटाइटल्ड होगा एक्ट करने के लिए to some to same extent as the minor themselves if free from disability। उसी तरह सॉरी, उसी तरह जिस तरह अगर वो माइनर उस डिसेबिलिटी की उसको वो ना होती तो वो एक्ट करता, उसी तरह उसका मैनेजर या गार्डियन गार्डियन भी जो है वो एक्ट कर सकता है। आगे यहाँ पे उसमें एक प्रोवाइजो दे दिया है, एक एक्सेप्शन दे दी है कि कोई भी पर्सन जो है वो इंटाइटल्ड नहीं होगा एक्ट करने के अगर कलेक्टर या कोर्ट को लगे कि इसके जो इंटरेस्ट है और जो पर्सन इंटरेस्टेड है उसके जो इंटरेस्ट हैं ये आपस में क्लैश करते हैं, ठीक है। तो इस सूरत में जो है वो बंदा एक्ट इंटाइटल्ड टू एक्ट नहीं है। इन एवरी सच केस द पर्सन इंटरेस्टेड मे अपीयर बाय नेक्स्ट फ्रेंड। तो अगर तो इस तरह को मामला हो गया तो वो जो पर्सन इंटरेस्टेड है अपने किसी और जो है वो नॉमिनी के जरिए जो है वो अपीयर हो सकता है। अगर वो नहीं, अपना कोई नॉमिनी नहीं दे पाता, ये जो नेक्स्ट फ्रेंड की बात हो रही है, तो कलेक्टर या कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सकती है गार्डियन ऑन हिज बिहाफ इन द इस कंडक्ट। ठीक है, तो कोर्ट या कलेक्टर जो है वो अपॉइंट कर सकता है किसी को गार्डियन। तीसरा, रूल्स इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विल अप्लाई व्हेन ए रिप्रेजेंटेटिव लाइक ए नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन अपीयर्स बिफोर द कोर्ट। तो अगर वो जो है वो नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन अपीयर होता है तो वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत जो है वो उसके साथ जो है वो डील किया जाएगा। उसके अलावा जो है पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ लैंड ओनर कैन नॉट रिसीव compensation unless they have the legal authority to sell the land and accept the payment। वो कहता है कि एक बंदा जो लैंड ओनर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है वो कंपनसेशन नहीं ले सकता जब तक कि कोई लीगल अथॉरिटी उसे जो है वो ना मिले, और तब तक वो जो है वो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये था जी आज का आपका लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जो है वो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।